Lellen Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत, हवलदार कमल सिंह रावत, नायक विनोद सिंह, राइफलमैन आदर्श नेगी, राइफलमैन अनुज नेगी। सेना की 22 गढ़वाल राइफल्स के ये वो 5 जवान हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में शहादत दी। ये हमला तब हुआ जब सेना का एक ट्रक कठुआ के मछेड़ी से गुजर रहा था। मछेड़ी से कुछ ही दूर पूर्व की तरफ चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। हिमाचल यानी पहाड़ पर्वत। जिस मछेड़ी वाले इलाके से ये ट्रक गुजर रहा था वो भी पहाड़ी रास्ता है और सड़क की हालत भी बहुत ठीक नहीं। इस वजह से सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की स्पीड काफ़ी धीमी रहती है। अब 8 जुलाई के दिन जब 22 गढ़वाल राइफल्स के 10 जवानों को लेकर सेना का ट्रक इस रास्ते से गुजरा तो ट्रक को अपनी स्पीड कम करनी पड़ी और स्पीड कम होते ही पास की पहाड़ियों में छुपे हुए आतंकवादियों ने ट्रक पर फायर खोल दिया। फायर के साथ ही ट्रक पर ग्रेनेड भी फेंके गए। ट्रक में बैठे जवानों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन आतंकी छुप कर बैठे हुए थे तो मौके पर मौजूद जवानों को उन्हें स्पॉट करने में दिक्कत आ रही थी। इसका फ़ायदा उठाकर आतंकी मौके से फरार हो गए। पीछे बचे 6 घायल जवान। सभी घायलों को जम्मू के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ देर बाद 5 जवानों की शहादत की खबर आ गई। आज के शो में हम इस खबर के हर एक पहलू को जानेंगे, फिर सुर्खियों से रूबरू होंगे जहां अपडेट्स हैं प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से जुड़े हुए। फिर बात करेंगे मुंबई के BMW हिट एंड रन केस की, जहां मृतका कावेरी के पति ने आज रो रो कर पूरा घटनाक्रम सबके सामने रखा। और फिर चलेंगे हाथरस, जहां हुए हादसे की SIT जांच रिपोर्ट सामने आई है और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर से दिखाया है कि वो इस पूरे हादसे में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले स्वघोषित बाबा नारायण साकार हरि पर कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों ने 8 जुलाई को सेना के ट्रक पर हमला किया और 5 जवानों की जान ले ली। हमने उन पत्रकारों से बात की जो घटनास्थल पर मौजूद थे। सुनिए उन्होंने क्या देखा। जैसे कि मैंने कहा कि 4:15 साढ़े 4 के आसपास इस पूरी जो ये आतंकी घटना थी इसके बारे में जानकारी सामने आई तो तुरंत हम भी घटनास्थल की तरफ निकल पड़े। लेकिन चूंकि ये घटनास्थल जम्मू शहर से काफ़ी दूर है तो पहुंचते पहुंचते अगर हम बात करें तो बिलावर शहर तक ही लगभग मध्य रात्रि हो चुकी थी और पहुंचते पहुंचते अंधेरा भी हो गया। तो फिर हमने अपने सूत्रों से बात की तो सबने हिदायत दी कि उस समय सुरक्षित नहीं था उस स्थान पर जाना, यानी कि सेफ नहीं था घटनास्थल पर जाना, क्योंकि रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बारिश भी हो रही थी, ऊबड़ खाबड़ सड़क है उस गांव की तरफ से उस गांव में, और वहां पर वाहन भी तेज़ गति से नहीं चलाया जा सकता है। और यही कारण था क्योंकि अगर हम इस आतंकी घटना की बात करें तो सेना के वाहन धीमी गति से उस स्थान से गुजर रहे थे और एक ब्लाइंड कर्व भी था वहां पे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सड़क काफ़ी छोटी है, ऊबड़ खाबड़ सड़क है, पक्की सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है, तो वाहनों को काफ़ी धीमी गति से उस सड़क से गुजरना पड़ता है। तो बाद में ये बात सामने आई कि आतंकियों ने पहले से रेकी की हुई थी उस स्थान की और कहीं ना कहीं उनको पता था कि यहाँ से सुरक्षा बल गुजरते हैं, तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा और सोमवार के दिन आतंकियों ने अपने षड्यंत्र में कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त की। आतंकी अपने काले मंसूबों में कामयाब हो गए। जैसे ही सुरक्षा बलों का काफिला वहाँ से गुजरा तो उन्होंने पहले ग्रेनेड से हमला किया, फिर फायरिंग शुरू कर दी सेना के वाहनों पर और किसी तरह हम जैसे तैसे उस स्थान पर पहुँचे और बिल्कुल जहाँ पर वो आतंकी घटना हुई थी मैं उस स्थान पर पहुँचा और मैंने देखा कि किस प्रकार जो वो ट्रक है, जो सेना का ट्रक था जिस पर आतंकी हमला हुआ, उस ट्रक को मैंने देखा और तस्वीरें काफ़ी भयावह थी क्योंकि रक्त बिखरा हुआ था पूरे उस सड़क पर और जिस सेना की ट्रक पर आतंकी हमला हुआ था क्योंकि उस पर गोलियां बरसाई थी आतंकियों ने, तो शीशा कांच जो था ज़मीन पर गिरा हुआ था
वो टायर जो थे ट्रक के वो बिल्कुल पंक्चर हुए थे। इसके अलावा मछेड़ी के आसपास रहने वालों ने भी घटना का आंखों देखा हाल बयान किया। हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। आपने बाहर निकल नहीं, हमने बाहर नहीं निकले, हमने बाहर नहीं देखे, क्योंकि जब काउंटर चल रहा था दोनों साइड पे हमें पता चला तो इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे। फिर उनको किसी ने नहीं देखा, आदमी ने उनको खुद लाशों को उठाना पड़ा जो एक्सपायर हो गए थे उनको। जिस इलाके में यह घटना हुई वो भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड की 9 कोर के अधिकार क्षेत्र में आता है। सेना का अधिकार क्षेत्र यानी इस इलाके में कोई भी गतिविधि होगी तो जवाबी कार्रवाई हो या जवाबदेही हो, जिम्मेदारी 9 कोर की रहेगी। अब 8 जुलाई की घटना सामने आई तो जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और भारतीय सेना ने एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जो अब जारी है। ये तो हो गई घटना। अब बात करते हैं इसके पीछे के कारकों पर, और ये कहानी शुरू होती है साल 2019 से, जब राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश के बाद जम्मू कश्मीर में संविधान की धारा 370 और धारा 35A को निष्प्रभावी कर दिया गया। ये निर्णय लेने के पीछे आशय था कि जम्मू कश्मीर की स्थितियों में सुधार लाया जा सके, कम से कम सरकार ने तो ऐसा ही कहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तब से लेकर अब तक इस राज्य में कितनी आतंकी घटनाएं घटी हैं? साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक साल 2019 में 135 आतंकी हमले हुए, 120 मौतें हुईं। साल 2020 में 140 आतंकी हमले हुए, 89 मौतें हुईं। 2021 में 153 आतंकी हमले हुए, 81 मौतें हुईं। 2022 में 151 हमले हुए, 60 मौतें हुईं। 2023 में 72 आतंकी हमले हुए, 42 मौतें हुईं। और साल 2024 में 23 आतंकी हमले अब तक हुए हैं और 19 मौतें हुई हैं। अगर आप ये ट्रेंड देखेंगे तो आतंकी हमलों और इन हमलों में मारे गए लोगों की संख्या में कमी तो आई है, लेकिन इस ट्रेंड में एक कैच है। इन आतंकी हमलों में अधिकांश हमले कश्मीर के हिस्से में न होकर जम्मू के हिस्से में होने लगे हैं। इसको समझने के लिए आपको भूगोल भी थोड़ा समझना पड़ेगा। देश के नक्शे पर जो पहले जम्मू कश्मीर था, आज उसका एक बड़ा हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया, लद्दाख नाम से पहचाना जाता है। और बाकी के हिस्से में अब जम्मू कश्मीर है, जो कि अभी यूटी है। चारों ओर से पहाड़ियों से एक घिरा हुआ इलाका है, अंदर वैली है, जिसे हम कहते हैं कश्मीर, बोलचाल की भाषा में घाटी कह देते हैं। कश्मीर घाटी की पश्चिमी दक्षिणी सीमा हिमालय पर्वत श्रृंखला की पीर पंजाल पहाड़ियों से लगती है। पीर पंजाल की ये पहाड़ियाँ ऊंची और नुकीली हैं, घने जंगल इन पर हैं। बरसात के दिनों में ये पहाड़ियाँ बरसाती नदियों से तो सर्दियों में बर्फ़ से अटी पड़ी रहती हैं। इसी पीर पंजाल के दक्षिण में बसा है जम्मू और पश्चिमी पूर्वी हिस्से में पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला कश्मीर लगता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बीच एक प्राकृतिक सीमा की तरह है। अब इसी जम्मू डिवीज़न में पुंछ, राजौरी, रियासी, जम्मू, डोडा, कठुआ जैसे इलाके आते हैं जो साल 2020 से आतंकी घटनाओं के नए हब के रूप में सामने आए। ऐसे में साल 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आतंकवादियों ने नई रणनीति पर काम शुरू किया। उन्होंने कश्मीर की घाटी वाला इलाका छोड़कर राजौरी और पुंछ जैसे पहाड़ी इलाकों को अपना अड्डा बनाया, और ऐसा करने के लिए उन्होंने कश्मीर की घाटी से लगने वाले पीर पंजाल पास का सहारा लिया, जिससे वो सीधे पीर पंजाल की पहाड़ियों में दाखिल हो गए। और साल 2021 से लेकर अब तक यानी साल 2024 के जून तक आतंकवादियों ने बस इन्हीं 2 इलाकों में 10 बार हमले किए और 45 से ज़्यादा जवानों, अधिकारियों और आम नागरिकों की हत्या कर दी। ये मृतकों का आंकड़ा था, घायलों की संख्या का बस अनुमान ही लगाया जा सकता है। अगर जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल के हमलों की बात करें तो 9 जून 2024 को रियासी में आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर फायरिंग की, 10 लोगों की मौत हुई, 33 लोग घायल हो गए। 11 जून 2024 कठुआ में आतंकवादियों ने लोगों के घरों पर फायरिंग की, 1 नागरिक घायल हुआ। 11 जून 2024 डोडा में आतंकवादियों ने सेना और पुलिस के टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस द्वारा स्थापित चेक पोस्ट पर फायरिंग की, ग्रेनेड फेंके, आर्मी के 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हुए। 7 जुलाई 2024 राजौरी में सेना की सुरक्षा चौकी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की, इसमें सेना का 1 जवान घायल हुआ। 8 जुलाई 2024 कठुआ में सेना के जवानों से भरे ट्रक पर हमला किया गया, 5 जवान शहीद हो गए। और जम्मू कश्मीर में अभी भी राष्ट्रपति शासन ही लगा हुआ है। तो ऐसे में आतंकवादी सफल कैसे हो रहे हैं और पीर पंजाल की पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में हमले कैसे बढ़े? ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि साल 2005 में जम्मू वाले हिस्से को उग्रवाद और आतंकवाद से मुक्त सा घोषित कर दिया था और अब वहाँ पर फिर से आतंकवादी हमले पनप रहे हैं। हमने इस सवाल को एक्सपर्ट्स के सामने रखा, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
और लगता यही है वो वही ग्रुप है जो ऊपर बसंतगढ़ वगैरह में जो था, और वहां से ये, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है 14-15 किलोमीटर ही है, तो कोई खास डिस्टेंस नहीं है। पर देखने वाली बात यह है कि कोई गाइड है उनके साथ में जो उनको ये सारी जगह दिखा रहा है। ये जो गाइड्स हैं, ये ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, इनके लिए पुलिस लगी हुई है, और पुलिस इसके पीछे कि भाई इनको अनकवर किया जाए, क्योंकि जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा ये गाइड्स का और इसका, ये तब तक ये जो है कार्रवाई चलती रहेगी। इतना हमें पता है कि कोई 40-50 के करीब हैं जो आतंकी ये पीर पंचाल क्षेत्र के अंदर कश्मीर घाटी से शिफ्ट होकर इधर आए हैं। तो वो जो है उनको गाइड जो है वो दिखा रहे हैं जगह जम्मू प्रोविंस की, क्योंकि जम्मू प्रोविंस का उनको टेरेन पूरा पता नहीं, तो वो उनको दिखा रहे हैं। और जैसे वो पीछे रजौरी वाले इंसिडेंट में भी वो हाकिमुद्दीन पकड़ा गया, रियासी वाले इंसिडेंट्स में हाकिमुद्दीन पकड़ा गया, ऐसे ही कुछ ऐसे गाइड्स हैं जो देशद्रोही हैं, जो उनके लिए पैसे के लिए काम कर रहे हैं और जो ISI के कहने पे चल रहे हैं। तो पुलिस जो है लगी हुई है, उसके अंदर CID वेरिफिकेशन का सारे सबकी कर रही है, और जल्द ही ये जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स जिनका नेक्सस है यहाँ पे ये जम्मू प्रोविंस के अंदर, चाहे वो कठुआ है, रजौरी है, पुंछ है, वो भी आप देखेंगे जल्द ही उनको अनकवर करके उनको धरपकड़ कर लेंगे। इस साल जून में ललन टॉप के रिपोर्टर सिद्धांत मोहन और विजय कुमार की टीम ने इस इलाके का एक दौरा भी किया था। तब अधिकारियों ने हमारी टीम को बताया था कि साल 2019 में जब अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया तो राज्य के कश्मीर वाले हिस्से में शांति स्थापना के लिए ज़्यादा फौज की ज़रूरत आन पड़ी, और ठीक इसी मौके पर चीन ने भी लद्दाख में दखल दिया। सेना के कुछ अधिकारी नाम न छापने के शर्त पर बताते हैं कि इस समय भारत को अपनी फ़ौज का बड़ा हिस्सा जम्मू संभाग से हटाकर कश्मीर घाटी और फिर लद्दाख में तैनात करना पड़ा, ताकि पाकिस्तान और चीन दोनों की चुनौतियों का सामना किया जा सके। ऐसे में जम्मू में फ़ौज की संख्या में कुछ कमी आई, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाना शुरू किया। हमारी उस ग्राउंड रिपोर्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा, अगर आपकी रुचि हो तो आप देख सकते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सूबे में इन हमलों को अंजाम देने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से घुसपैठ करते हैं। कभी कभी तो भारत पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी उपयोग करते हैं, तो कभी भारत और पाकिस्तान के बीच, या कहिए कि भारत और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो गैप्स हैं। और ये सरहदें सीधी सपाट ज़मीन पर तो बनी नहीं हैं, आप जानते हैं। ये सरहद जैगेड हैं, कटीले तारों से बनी हुई हैं, मैदानों में भी हैं, पहाड़ों में भी हैं, नुकीले पहाड़। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ के ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ तार बर्फ़ के नीचे दब जाते हैं। इसी तरह मानसून के मौसम में उफनाई बरसाती नदियाँ तारों और बाड़ों को बहा कर ले जाती हैं, और भारत और पाकिस्तान की सरहद कई 100 किलोमीटर की है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हर एक सैनिक को हाथ से हाथ पकड़कर खड़ा किया जा सके ताकि आतंकवादियों की घुसपैठ रुके। आतंकवादी इन फैक्टर्स का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे में कहना सेफ है कि घुसपैठ रोकना एक सतत प्रक्रिया है। किसी तार या मानव श्रृंखला से इसे रोककर बिल्कुल ज़ीरो नहीं किया जा सकता। घुसपैठ को हमने एक्सपर्ट्स की मदद से भी समझा है, आप सुनिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले ये हमारे जो यात्री थे वैष्णो देवी जा रहे थे तब से ये ज़्यादा हमले शुरू हुए हैं। रियासी में एक बस के ऊपर यात्रियों के जो वैष्णो देवी जा रहा था पहला हमला हुआ, और उसके बाद लगातार 1-2 दिन के गैप में हम देख रहे हैं कि आतंकवादी हमले ये हो रहे हैं। अभी आतंकवादी हमले अभी क्यों हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों हो रहे हैं, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ऐसा है कि बारिश के समय पर जब बहुत तेज़ बारिश होती है तब जो इनके इन्फिल्ट्रेटिंग रूट्स है वो रूट से अंदर आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय पर थोड़े से जो रूट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ से आना बहुत आसान होता है। दूसरी चीज़ ऐसी कि लोकल का सपोर्ट अभी उनको मिल रहा है, जो बहुत एक सरप्राइजिंग चीज़ है। लेकिन ये भी लोकल का जो सपोर्ट है ये सिर्फ कुछ पॉकेट्स में उन्हें मिल रहा है, हर जगह पर कश्मीर में नहीं मिल रहा है। अब आतंकी घुस आए तो उन्हें राशन और हथियार चाहिए होते हैं, और उन्हें ये मदद पहुंचाते हैं उनके OGWs यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स। ये OGWs अमूमन भारतीय नागरिक ही होते हैं जो चंद पैसों के लिए पाकिस्तान और आतंकवादियों की मदद करते हैं। जब आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने में सफल हो जाते हैं तो OGWs कुछ पैसों के लालच में हथियार आतंकवादियों को देते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इन OGWs के रोल पर और डिटेल कॉमेंट किया है, सुनिए। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में स्लीपर सेल्स अभी तक बैठे हुए हैं जो इस अभियान को सपोर्ट करते हैं। अगर उनके 2-2, 3-3 दिन तक ऑपरेशन चलते हैं तो कौन सपोर्ट कर रहा है? लॉजिस्टिक्स कौन दे रहा है? एम्युनिशन कहां से आ रहा है? उनको शेल्टर कौन दे रहा है? बोर्डिंग एंड लॉजिंग कौन दे रहा है? ये सब पैराशूट से नहीं उतरते और पेड़ पे रहते हैं।
ये सब के सब का सपोर्टर है और सपोर्टर हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं। प्रॉब्लम सारी ये है कि एक तो स्लीपर सेल बैठा हुआ है, वो जो उनको मदद कर रहा है, और वो स्लीपर सेल इसलिए कामयाब होता है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो वितरित हैं। सारी की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज और आर्म फोर्सेस वगैरह अलग अलग कमांड में है। इनको एक चेन ऑफ कमांड में लाना पड़ेगा। पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एक चेन ऑफ कमांड में जब तक नहीं होगा और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक हेड के अंदर में नहीं होंगी, तब तक ये काम चलता रहेगा। इसके लिए हमको अपनी पूरी डॉक्ट्रिन, अपनी पूरी जिसको कहते हैं जो वाइट पेपर इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए और स्टडी होनी चाहिए और डॉक्ट्रिनल चेंजेस लाने चाहिए, पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए। ऐसे में सवाल है कि सुरक्षा बल आतंकवादियों के लोकल सपोर्ट का नेक्सस क्यों क्रैक नहीं कर पा रहे, दिक्कत कहाँ आ रही है और सूत्र क्या बताते हैं। अगर हम देखें पिछले जो अभी कुछ समय में आतंकी हमले हुए हैं उनमें आतंकियों के मददगारों को पकड़ा गया है। जैसे कि रियासी में जो तीर्थयात्रियों की जो बस थी उस पर आतंकी हमला हुआ था, उसमें भी जो व्यक्ति था जो आतंकवादियों का मददगार था और वो भी आतंकवादी ही कहलाया जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पाकिस्तानी आतंकवादियों को मदद पहुंचाता है, उनको खाना देता है और उनके षड्यंत्र में शामिल होता है, वो व्यक्ति भी आतंकवादी कहलाया जाना चाहिए। तो उस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे पूरी षड्यंत्र के बारे में जानकारी ली। तो अगर हम देखें तो पुलिस जो है काफ़ी सफल रही है जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है उसको बस्ट करने में और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार करने में। लेकिन अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अभी जो जानकारी यही है कि 1 से 2 स्थानीय मददगार थे जिन्होंने आतंकवादियों को सहायता पहुंचाई। और जहाँ तक बात होती है कि ये ओवरग्राउंड वर्कर्स पर शिकंजा पूरी तरह से क्यों नहीं कसा जा रहा है, देखिए शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन क्योंकि जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी बड़े इलाके में फैले हुए हैं, तो हर एक गांव में, हर एक पहाड़ी की चोटी पर जो है सुरक्षा रखना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे सुरक्षा बल बड़ी ही तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और कंधे से कंधे मिलाकर अलग अलग एजेंसियां, चाहे भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं, बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही हैं और खुफिया एजेंसियां भी अपना रोल अदा कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इतनी आतंकी घटनाएं हो रही है तो उससे ये भी बात पता चलती है कि चूक तो कहीं हो रही है। अब आतंकी जब भारतीय ज़मीन पर अपनी एक्टिविटी कर ले जाते हैं तो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ ही उनकी रिहाइश बनती हैं। इन पहाड़ियों में बड़ी संख्या में प्राकृतिक गुफाएं भी हैं जो आतंकवादियों को छुपने में मदद देती हैं। इसके अलावा कश्मीर की घाटी में मौजूद कई OGWs भी इनके रोकने छुपने में मदद करते हैं। 6-7 जुलाई को कुलगाम में आतंकवादियों के ऐसे हाइडआउट पर रेड की गई जिसके बाद 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 1 पैरा SF के लास्ट नायक प्रदीप नैन भी शहीद हो गए थे। अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है। जो भी अपडेट्स होंगे ललन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से जुड़ी हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा के दूसरे दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कई राउंड की वार्ता की। पीएम ने पुतिन से वार्ता के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा बना हुआ है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे थे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन पर कहा कि सम्मानजनक तरीके से विचारों का आदान प्रदान किया गया। भारत ने सफलतापूर्वक G20 का आयोजन किया। सभी लोग विश्व में शांति चाहते हैं और मानवता शांति चाहती है। छोटे बच्चों को मारा जाना हृदय विदारक है, डरावना है। हमने विस्तार से बात की। जब निर्दोष लोग मरते हैं तो मानवता लहूलुहान हो जाती है, हमें दिल में दर्द महसूस होता है। प्रधानमंत्री की विजिट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी सवाल उठाया है। वैसे यूक्रेन की राजधानी कीव के एक अस्पताल में मीडिया को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस के मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन में आज 37 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 3 बच्चे थे। और इस दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते देखना निराशाजनक था। ये शांति के प्रयासों को बिगाड़ने वाली चोट है। खैर, ये ज़ेलेंस्की की बात थी।
प्रधानमंत्री मोदी रूस के बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा पर भी जाएंगे। उनकी इस विदेश यात्रा की स्पेशल कवरेज हम अपने वर्ल्ड अफेयर्स के बुलेटिन दुनियादारी में कर रहे हैं। अगर आपकी रुचि हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरी सुर्खी मुंबई के BMW हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई है। मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन केस में पुलिस को तीसरे दिन कामयाबी मिल पाई। सोचिए 1, 2, 3 दिन लगे कि किसने ठोका है उसे अरेस्ट करने में। महाराष्ट्र के विरार से पुलिस ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया है। क्यों 3 दिन लगे उसका कारण अभी आ रहा है। मिहिर शाह वो शख्स है जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद एक महिला की जान चली गई। मिहिर के पिता राजेश शाह महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन की पार्टी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं। इस हादसे के बाद से गायब मिहिर की मां और 2 बहनों को भी मुंबई क्राइम ब्रांच ने शाहपुर के पास से हिरासत में लिया है। उन्हें जल्दी वर्ली पुलिस के हवाले किया जाएगा। वर्ली इलाके में एट्रिया मॉल के पास 7 जुलाई को सुबह 7 बजे एक बेकाबू BMW कार ने स्कूटी सवार मछुआरा दंपत्ति प्रदीप नखवा और कावेरी नखवा को टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी ने कार रोकी नहीं, करीब 100 मीटर तक महिला कार के बोनट पर लटकी रहीं और सड़क पर गिर गई। हादसे में कावेरी की मौत भी हो गई। घटना के बाद से आरोपी मिहिर शाह फरार था। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त आरोपी मिहिर शाह कार चला रहा था, जबकि उसके बराबर में ड्राइवर राजऋषि विदावत बैठा था। 24 वर्षीय मिहिर शाह शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राजेश शाह का बेटा है। हमने पहले भी बताया। पुलिस ने दावा किया है कि घटना के फौरन बाद मिहिर ने ड्राइवर के साथ सीट बदल ली और अपने पिता राजेश शाह को फ़ोन किया। राजेश शाह ने अपने बेटे को भागने के लिए कहा और ड्राइवर को सलाह दी कि घटना की जिम्मेदारी ड्राइवर ले ले। इस घटना के बाद मिहिर फरार हो गया और पुलिस ने राजेश और ड्राइवर राजऋषि को हिरासत में लिया। राजेश को जमानत मिली, जबकि राजऋषि को 11 जुलाई तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया और मिहिर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया और आज मिहिर ने आत्मसमर्पण किया है। दूसरी तरफ इस घटना के 2 दिनों बाद प्रदीप नखवा प्रेस के सामने आए और रो रोकर पूरा घटनाक्रम बयान किया। हमारी एक ही प्रशासन से मांग है कि उसको फांसी होना चाहिए। अगर उसको बेल मिली तो हम लोग आंदोलन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। पूरे मैं सारा महाराष्ट्र को आह्वान करता हूँ कि सबको आंदोलन आना मांगता है, मेरे औरत को न्याय देना मांगता है, न्याय। तीसरी सुर्खी हाथरस हादसे से जुड़ी हुई है। हाथरस हादसे के 7 दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला एक्शन लिया है। हाथरस के सिकंदरा राव के SDM CO समेत 6 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है। दरअसल इस हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया था। SIT ने अपनी 900 पेज की रिपोर्ट 8 जुलाई की देर रात CM योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। भगदड़ के लिए आयोजन कमेटी की लापरवाही को रिपोर्ट में मुख्य कारण बताया गया। प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन रिपोर्ट में सूरज पाल उर्फ साकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा का जिक्र नहीं है। SIT में आगरा जोन की ADG अनुपम कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ की कमिश्नर चैत्रा भी शामिल थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक SIT ने रिपोर्ट फाइल करने से पहले जांच के लिए 119 लोगों के बयान लिए। इनमें हाथरस के DM आशीष कुमार, SP निपुण अग्रवाल, सत्संग की अनुमति देने वाले SDM CO सिकंदरा राव और 2 जुलाई को सत्संग के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के बयान शामिल हैं। प्रशासन के अलावा सत्संग के दौरान मची भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और घायल हुए लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। SIT की रिपोर्ट की 5 खास बातें आपको बता देते हैं। सत्संग आयोजन करने वाली कमेटी ने अनुमति से ज़्यादा लोग बुलाए, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। रिपोर्ट में प्रशासन पर भी सवाल उठाए गए। लिखा है कि पर्याप्त इंतजाम न होने के बाद भी कार्यक्रम की अनुमति दी गई। मौके पर अफसरों ने मुआयना नहीं किया। सत्संग में 2 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे, जबकि सत्संग आयोजन कमेटी ने करीब 80,000 लोगों के लिए ही अनुमति मांगी थी। आयोजकों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन जिन लोगों को आने दिया, उनसे अव्यवस्था फैली। जांच रिपोर्ट में भगदड़ के पीछे किसी साजिश के होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया गया है। जांच में इस एंगल को भी शामिल किया जाएगा। इस SIT रिपोर्ट के आने के बाद SDM रविंद्र कुमार, C आनंद कुमार के अलावा इंस्पेक्टर आशीष कुमार, तहसीलदार सुशील कुमार और चौकी इंचार्ज कचौरा मनवीर सिंह और पारा चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडेय को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। आज की दी ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपने को ख्याल रखिए। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।